नमस्कार बच्चों। तो आज हम तारों की उत्क्रांति के बारे में देखेंगे। इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, तारे कैसे उत्पन्न हुए, है कि नहीं। तो देखते हैं हम लोग। तारों की उत्क्रांति का मतलब यह है कि समय के साथ तारों के गुणधर्म में परिवर्तन होकर उसके भिन्न भिन्न अवस्था में रूपांतरण होने की क्रिया। हमने देखा कि सूर्य के गुणधर्म में पिछले 4.5 अरब वर्ष से कोई बदल नहीं हुआ है। जो जैसा सूर्य था वैसा ही अभी भी है, पहले जैसा था वैसे ही अभी भी है कि नहीं। पहले जो उसका गुणधर्म था वैसे ही गुणधर्म अभी भी है। तारों की जीवन के अधिकांश समय में तारों की उत्क्रांति अत्यंत धीमी गति से होती है। धीमी मतलब बहुत स्लोली तारों से लगातार ऊर्जा उत्सर्जित होने के कारण उसकी ऊर्जा लगातार घटती जाती है। ओके, तारों से जब लगातार ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, घटती जाती है कि नहीं। तारों की स्थिरता हमेशा बने रहने के लिए अर्थात वायु का दाब और गुरुत्वीय बल इनमें समतौल रहने के लिए तारों का तापमान स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। और तापमान स्थिर रहने के लिए तारों की ऊर्जा की निर्मित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तापमान तब स्थिर रहेगा जब उसके पास उसकी ऊर्जा रहेगी। ओके, उतनी ऊर्जा रहेगी जितनी इसको चाहिए। फिर अब तापमान स्थिर रहने के लिए तारों के ऊर्जा की निर्मित होना अत्यंत आवश्यक है। तारों के केंद्र में ईंधन के जलने से यह ऊर्जा निर्मित होती रहती है। तारों की उत्क्रांति का कारण उसके केंद्र का ईंधन जलना और उसकी मात्रा का कम होना। ईंधन समाप्त होने पर ऊर्जा की निर्मित भी समाप्त हो जाती है और तारे का तापमान कम हो जाता है। तापमान कम होने से वायु का दाब भी कम हो जाता है और वह गुरुत्वीय बल से संतुलन नहीं रख पाता। ओके, ये बताया गया। गुरुत्वीय बल अब वायुदाब की अपेक्षा अधिक होने के कारण तारा आकुंचित हो जाता है और इस कारण दूसरे ईंधन का उपयोग होता है। उदाहरणार्थ, केंद्र के हाइड्रोजन समाप्त हो जाने पर हीलियम का विलीनीकरण हो जाता है तथा ऊर्जा की निर्मित पुनः शुरू हो जाती है। ऐसा जो होता है वह हम आगे देखेंगे कि एक के बाद एक किस तरीके से दर्शाया गया है, उसमें देखेंगे। ऐसा एक के बाद एक कितने ईंधनों का उपयोग होगा, यह तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी तारे का द्रव्यमान जितना अधिक उतना ही अधिक ईंधनों का उपयोग होता है। इस दरमियान होने वाले विभिन्न प्रक्रियाओं के कारण तारों का आकुंचन तो कभी उनका प्रसरण होता है तथा तारा विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। बहुत सारी उसकी अवस्थाएं होती हैं विभिन्न प्रकार की, और उन अवस्थाओं से क्या होता है, वो गुजरता है। तो उसमें कभी आकुंचन होता है तो कभी प्रसरण होता है, वो यहाँ पर बताया गया है। फिर आगे क्या दिया गया, संभावित सभी ईंधन समाप्त होने पर ऊर्जा निर्मित पूर्ण रूप से बंद हो जाती है और तारे का तापमान कम हो जाता है। क्योंकि जैसे ईंधन उसके पास जो भी ईंधन है वह समाप्त हो जाने पर क्या होता है, उसका जो भी तापमान होता है वह कम हो जाता है। इसलिए गैस का दाब और गुरुत्वीय बल संतुलित नहीं रह सकता। तारों की उत्क्रांति कब रुकती है, वह उसकी अंतिम अवस्था क्या होती है, अब हम आगे देखेंगे, तो बाद में ही बताया गया। तो अभी इसमें हमने क्या पढ़ा तारों की उत्क्रांति में, कि तारों की उत्क्रांति किस तरीके से होती है कि नहीं। तो उससे लगातार ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है, तो उसके कारण उसकी ऊर्जा क्या होती है, घटती है। और घटने से गुरुत्वीय बल से उसका जो बैलेंस रहता है, जो उसका बोलते हैं एक तरीके से समन्वय रहता है, वह नहीं बन पाता है। तो इसके लिए फिर उसकी निर्मित पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। तो ये इस पैराग्राफ में बस इतना ही बताया है कि तारों की निर्मित या उत्क्रांति कैसे हुआ है। फिर देखो तारों के जीवन में अच्छा, पहले आंतरताराकीय बल है ना, बादल बनते हैं। फिर कम द्रव्यमान वाला तारा, लाल राक्षसी तारा, विस्फोट, श्वेतपटु, न्यूट्रॉन तारा, कृष्ण विवर, महाविस्फोट, महालक्ष्मी तारा और अधिक द्रव्यमान वाला तारा। द्रव्यमान के अनुसार तारों की उत्क्रांति, मतलब उनका द्रव्यमान उनका जितना वजन है उस वजन के हिसाब से उनकी उत्क्रांति कैसे हुई है, यह यहाँ पर बताया गया है। ओके, इसके अंदर ये सब चीज़ें बताई गई।
तो अभी आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।